हेलो एंड वेलकम टू द इंटरवर्क क्लासेस फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम अपने एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर अपडेटेड्स की। तो हम इसमें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं आज हम क्या आते हैं, क्या है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है। और उसके बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे, इंडिया की रैंक क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सब हम किससे करने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स की जो बुक आती है आपकी, यानी कि आपकी दृष्टि की जो बुक आती है करंट अफेयर्स की, हम उससे पूरी डिटेल चर्चा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जो जारी हुआ था, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, ये आपके क्या आते हैं जीएस के पेपर, जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं भारत के राज्य व्यवस्था से, वहाँ पर आपके बहुत ही काम में आने वाला है, ठीक है। तो देखो, हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या आता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, आपका ये क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, कौन सा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया गया है 2023 का, ठीक है। अधिकांश देशों ने इसमें या तो कमी पाई गई है या तो फिर कोई प्रगति की ही नहीं है, ठीक है। टोटल ये कितने देशों में होता है, तो 180 देशों में होता है। भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर का कितना पता लगाते हैं हम, तो इसमें क्या होती है, रैंक 0 से लेकर 100 के बीच में। 100 का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त देश है। और जीरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो, इसका जो एक मैप जारी किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में इस टाइप की दिख रही है, येलो इस टाइप की थोड़ी थोड़ी, ये जो है कंट्रीज, यहाँ पर क्या है, आपका भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। लेकिन जो आपको ज़्यादा रेड में दिखाई दे रही है, वहाँ पर क्या है, करप्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आप इंडिया को भी देख सकते हैं कि इंडिया भी कितना ज़्यादा मतलब रेड में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पे बाकी जो कुछ कंट्रीज़ है उनके रैंक क्या क्या है, ठीक। तो आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखो, यहाँ पे डेनमार्क जो है आपका, इसने क्या था, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। फिर उसके बाद जो आपका फिनलैंड है, वो उसने क्या था, आपका सेकंड पोजीशन 87 स्कोर के साथ। और न्यूजीलैंड ने आपका 85 स्कोर के साथ थर्ड पोजीशन, ठीक है। और अगर हम लास्ट से देखें, तो लास्ट में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सोमालिया है, फिर वेनेजुएला है, फिर उसके बाद सीरिया है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं ये लास्ट से हैं, और ये 3 कंट्रीज़ क्या है, सबसे पहले से हैं। अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया है आपका 39 स्कोर के साथ, ठीक है। इंडिया की जो स्कोर है मिला है वो 39 है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक क्या है, उनका स्कोर क्या है। तो देखो, नेपाल है आपका तो 35, ठीक है। और जो श्रीलंका है आपका 34, ओके। और यहाँ पे देखेंगे हम, तो पाकिस्तान की रैंक देख लेते हैं एक बार। तो 29 है पाकिस्तान की रैंक, ठीक है। और आपको अगर देखना हो तो आप और भी कई सारी कंट्रीज़ का देख सकते हो, जैसे इराक देखो 23 है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज़ जो दिखाई दे रही हैं आपको, ओके। तो देखो, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1993 में बर्लिन जर्मनी के अंदर की जाती है। जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है वो सामाजिक भ्रष्टाचार रोधी उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान करना तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाले आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम हेतु कार्रवाई करना, ठीक है ना। तो इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में अगर हम बात करें, तो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो विश्व भर में गंभीर भ्रष्टाचार, तो देखो 2/3 जो देश थे उनका क्या था, 50 से क्या आता है, स्कोर कम है। तो दैट मीन्स कि ये क्या दिखाता है कि भ्रष्टाचार जो है आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक समस्या बन चुका है। वैश्विक औसत स्कोर की बात करें तो कितना रहा है, वो 43 रहा है, ठीक है। तो यानी कि कोई से जो पिछले साल की तुलना में जितने भी देश हैं उन्होंने या तो कोई तरक्की की ही नहीं है या फिर बहुत ही कम तरक्की की है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब देखो, CPI 2023 की वैश्विक विशेषताएं क्या हैं। तो देखो, वैश्विक विशेषताओं की बात करें तो शीर्ष 3 देश जो हैं आपके, कौन कौन है, 6 वर्षों से ये रहे हैं सूचकांक में टॉप पर। तो पहला आपका फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो कंट्री है हमारी, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, ठीक है। और एक डेनमार्क है आपके पहले पोजीशन पे, ठीक है, हो गया। अब देखो, आप बात करें हम सुव्यवस्था रूप से संचालित न्यायिक प्रणालियों के कारण ये देश विदेश सम्मत शासन सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के देशों में भी शामिल है। तो देखो, 2 तरीके के आपके क्या आते हैं, इंडेक्स जारी होते हैं। एक तो आपका CPI हो गया और दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो ये तीनों कंट्रीज़ हमेशा इसमें भी टॉप पे रहती हैं और यहाँ भी टॉप पे रहती हैं,
ठीक है। और जो सबसे कम वाले अगर हम बात करें तो सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, ये आपके इस स्कोर के साथ 11-13-13 के स्कोर के साथ सबसे नीचे पायदान पे बनी हुई हैं। ये सभी लंबे समय से किससे आपके अधिकतर सशस्त्र संग्रोह से प्रभावित रही हैं, ठीक है। और अगर हम भारत की रैंक की बात करते तो अब अगर भारत जो है हमारा 2023 में भारत 180 देशों में 93 स्थान पर था, ठीक है। और अब वर्ष 2023 में भारत का जो कुल स्कोर था वो 39 था, 2022 में प्राप्त स्कोर 40 से कम है, यानी कि आपका 2022 में फिर भी इंडिया की जो रैंक थी वो थोड़ी वो सुधरी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे 40 स्कोर प्राप्त किया था, यहाँ पे इंडिया ने और भी नीचे पायदान पे चले गया है। तो ये एक इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक विषय बना हुआ है। तो इंडिया की अगर हम एक लाइन चार्ट को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया पहले भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर अब वापस से जो ग्राफ है हमारा नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार और ज़्यादा फिर से बढ़ते जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा स्कोर किया है दैट मीन्स कि वहाँ पे हमारा भ्रष्टाचार थोड़ा कम था, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार विश्व भर में न्यायिक प्रणालियों के संचालन में गिरावट देखी जा रही है, ठीक। अब देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किससे जारी किया जाता है। मैं आपके लिए इसे हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये आपका इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक हो गया। यह सूचकांक विधि सम्मत शासन में कई आयामों पर डेटा प्रदान करता है, जिन्हें आगे 44 संकेतकों में विभाजित, कितने संकेतकों में विभाजित किया गया है, तो 44 संकेतकों में विभाजित किया गया है, ठीक हो गया। अब देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे कम स्कोर वाले देश CPI में भी बहुत कम स्कोर है, और भी ज़्यादा भी हमने देखा है कि जो सबसे कम वाले स्कोर वहाँ पा रहे थे आपके किस में, कि CPI में जिनका सबसे कम स्कोर था उन्हीं का क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी आपका सबसे कम स्कोर है, ठीक है ना। तो हम एक कंपैरिजन भी बढ़ा सकते हैं कि जहाँ पे क्या आता है कि न्याय सही संगत जो जहाँ पर न्याय सही से नहीं मिलता वहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है वहाँ पे क्या करप्शन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में योगदान देने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं हमारे मेंस राइटिंग के लिए और जगहों पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काम में आती हैं सारी बातें। तो देखो पहले सत्तावादी और लोकतांत्रिक दोनों नेता में कमजोर कर रहे हैं, ठीक है। तो सत्तावादी हैं वो तो कर ही रहे हैं, और लोकतांत्रिक नेता दोनों ही हैं, वो दोनों भ्रष्टाचार बढ़ाने में क्या काम कर रहे हैं, वो योगदान ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। रिश्वतखोरी और सत्ता का दुरुपयोग जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक। जब भ्रष्टाचार आम बात है, देखो आम बात होना भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके आसपास 5-10 लोग ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं भी अगर थोड़ा ले लूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब देखो मुख्य सिफारिशें क्या की गई हैं। अभी मुख्य सिफारिशों में कहा है कि भ्रष्टाचार तब तक बढ़ता रहेगा जब तक न्याय प्रणालियाँ गलत कामों को दंडित नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो न्याय प्रणाली को क्या करना होगा, आगे आना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी वो कंट्रीज़ क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। दैट मीन्स क्या है कि न्याय प्रणाली सही से काम नहीं कर रही, वो दंडित नहीं कर पा रही ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ाने में असहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो चुका है, एक आम बात हो चुकी है ना, आम जनता को नुकसान इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो अब समय आ गया है कि बाधाओं को तोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को प्रभावी ढंग से न्याय मिल सके, ठीक है। हर कोई निष्पक्ष तथा समावेशी कानून प्रणाली का हकदार है जो पीड़ितों की आवाज़ हर स्तर पर सुनी जाती है, ठीक हो गया। अब देखो अगर हम बात करें कि CPI 2023 में भारतीय पड़ोसियों की स्थिति क्या रही है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 180 देशों में पाकिस्तान की जो रैंक है 133 है और श्रीलंका की जो रैंक है वो 115 है, यानी कि 115वीं रैंक के साथ दोनों के दोनों अपने किस में राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही ज़्यादा है हमारे पड़ोसी जो देश हैं इनके यहाँ पर। हालांकि दोनों देशों में मजबूत न्यायिक निगरानी है जो सरकार को नियंत्रण में रखने में मदद करती है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें देखें तो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत, ठीक है, पहले से प्रतिबंधित संस्थाओं तक इस अधिकार का विस्तार करके नागरिकों को सूचना के अधिकार को मजबूत किया है, ठीक है। तो क्या कर रखा है, अभी इन्होंने 19A का यूज़ करके सूचना के अधिकार को मजबूत किया है। अब देखो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 149वें स्थान पर है 180 देशों में, सबसे कम विकसित देश LDC की स्थिति से बाहर आ गया है, ठीक है ना। ये आर्थिक विकास की गरीबी लगातार कमी और रहने की स्थिति में सुधार से मदद मिल रही है, ठीक है। प्रेस के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सार्वजनिक क्षेत्रों में सूचना का प्रभाव बाधित हो गया है। अब देखो बांग्लादेश की कंडीशन ऐसी चल रही है कि उसके 149th रैंक है, आप लोग मेंशन कर सकते हो पेपर के अंदर अगर आएगा तो, ठीक। देखो चाइना की बात करें तो चाइना की देखो रैंक काफ़ी बढ़िया है, 76 रैंक है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अस, वैसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पिछले दशक में भ्रष्टाचार के लिए 3.7 मिलियन से अधिक
सार्वजनिक अधिकारी को इन्होंने क्या करा है, दंडित करने का काम किया है, ठीक है ना। आक्रामक भ्रष्टाचारी विरोधी कार्रवाई की है, जिसके तहत इसकी रैंक सुधरी है, ठीक है। हालांकि सत्ता पर संस्थागत जांच के बजाय सजा कर देश को भारी निर्भरता से भ्रष्टाचारी विरोधी उपायों के दीर्घकालिक प्रभावों को संदेह पैदा करती है, ठीक है। मगर हम जानते हैं कि अभी भी चाइना में क्या हाल है, ठीक है, तो आप लोग उसे मेंशन कर दोगे। अब देखो भ्रष्टाचार क्या है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो देखो कैसे लिखा जाएगा, अगर पेपर में आ जाता है कि भ्रष्टाचार क्या है, तब हम क्या लिखेंगे। तो देखो परिचय देते पहला है कपटपूर्ण भ्रष्टाचार। तो यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं बेईमानी या धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर साजिश रचते हैं। अब देखो अगर मिलकर साजिश रची जाती है ना संस्थाओं द्वारा और धोखाधड़ी देने वाले इन सभी के द्वारा, तो क्या होता है, आपका कपटपूर्ण भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। इसमें सिस्टम या प्रक्रियाओं का अखंडता को कमजोर करने हेतु अक्सर पारस्परिक लाभ के लिए पार्टियों के बीच में एक सहकारी प्रयास शामिल होते हैं, ठीक। अब देखो ये तो हमने समझा कपटपूर्ण है, जिसमें क्या आता है संस्थाएं और धोखाधड़ी वाले दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अब अनिवार्य भ्रष्टाचार क्या होता है कि भ्रष्टाचार के इस रूप में व्यक्तियों को बेईमानी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। जहाँ पे मजबूर और ये बाध्य करने जाता है वही क्या होता है, आपका अनिवार्य भ्रष्टाचार होता है। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे व्यक्ति हो सकते हैं या व्यवसायियों या सरकारी जैसे संगठनों से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो लोक सेवा में भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण क्या है। तो देखो पहला है कि यहाँ पे क्यों फैल रहा है इतना ज़्यादा। तो पहला है तो इन्हें संरक्षण मिल रहा है, ठीक है। सिविल सेवा पदों पर उपयोग राजनीतिक समर्थन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रिश्वत के बदले किए जाने वाले व्यापक भ्रष्टाचार हो सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कई मतलब कि मतलब वो भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें पैसे लेते हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि चलो ठीक है हमने इन्हें अवार्ड दे दिया कि क्या कहते हैं आपने मतलब हमारा काम कराया था इसलिए आपको ही अवार्ड हम दिलवा देंगे करके आगे चल के, ठीक है। ऐसे संरक्षण देते हैं जब व्यक्ति को योग्यताओं के बजाय, आप देखो होता नहीं है कि जो बंदी ज़्यादा योग्य होता है उसको नहीं मिलता है, तो उसको नहीं मिलता है जबकि किसे मिलता है अवार्ड। जब हम देखते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों को अवार्ड मिल जाते हैं जो कि क्या कहते हैं उसके काबिल नहीं होते, ठीक है। तो ये देखो ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि जो योग्य नहीं होते वफादारी के बेसिस पे क्या होता है अवार्ड दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। वेतन असमानताओं की बात करें तो देखो जो हमारे यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं उनमें यह ज़्यादा सैलरीज का पे स्केल बहुत ही कम होता है। तो अगर हम अक्सर देखेंगे तो अब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत करके यहाँ पे ग्रुप सी में लगता है वो उसकी योग्यता जो होती है एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की जो वहाँ पे कितने 70 से 80 हज़ार रुपये कमा रहा है उससे ज़्यादा होती है। बट वो यहाँ पे कितने कमा रहा होता है 25 से 30 हज़ार रुपये। तो वो क्या करेगा यहाँ पे आगे भ्रष्टाचारी तो करेगा या फिर रिश्वत लेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा आय असमानता का कारण भी है किसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में। तो आय असमानताओं को दूर करना होगा हमें, ठीक है। राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि देखो जो एक अनुकूल माहौल देता है ना कि हाँ भाई भ्रष्टाचार करना बीजेपी की सरकार, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी कांग्रेस या जिसकी भी सरकार होती है उस सरकार में क्या कहते हैं अगर आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं सहूलियत मिल जाती है कि हाँ आप इस सरकार में आराम से कर सकते हो या ये निगरानी कम देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि भ्रष्टाचार करना आसान हो जाता है जब हमको क्या कहते हैं उनका प्रभाव मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो निहितार्थ क्या है। निहितार्थ की अगर हम बात करें तो लोगों और सार्वजनिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो देखो इसके वजह से क्या होता है कि सेवाओं और गुणवत्ता का अभाव होता है, ठीक है। देखो सेवाओं और गुणवत्ता का अभाव होता है, ओके वेट ठीक हो गया। तो देखो सेवाओं गुणवत्ता का अभाव होता है और फिर उसके बाद गुणवत्ता की मांग पर किसी व्यक्ति के लिए इसका भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। उचित न्याय का अभाव होता है, ठीक है। और साक्ष्यों की कमी होती है जिसके वजह से क्या होता है साक्षी या तो मिटा दिए जाते हैं या फिर दूसरे व्यक्ति को क्या सजा दे दी जाती है। पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के कारण जांच प्रक्रियाएं सही से नहीं चल पाती हैं, ठीक है। अक्सर हानि के समय सेवा से इनकार कर दिया जाता है, ठीक है। होता नहीं होता है कि जब पुलिस वाले लगेगा इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है तो वो क्या काम करेंगे छोड़ यार कौन करता है, ठीक है। या फिर पैसे वैसे लेकर ही लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, कहते हैं हम इलाज नहीं करेंगे या फिर वो ऐसी चीज़ें। तो ये भ्रष्टाचार में ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। समय पर सेवाओं नौकरी के अवसरों को साधनों को उचित पहुंच से इनकार असमानता को कायम रखता है तथा सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें पता है। समाज पर देखो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सरकार में क्या आता है सरकार में से आत्मविश्वास जो होता है मतदाताओं को वो हट जाता है कि खाली वोट देने जाते हैं वो उन्हें फिर उनका विश्वास जो होता है ना एक सरकार के ऊपर वो खत्म हो जाता है कि हाँ भाई किस लिए वोट डाला जाए, यहाँ तो सारे की सारे तो एक जैसे ही हैं। मुखबिरी गतिविधियों को हतोत्साहित करना, ठीक है। ऐसी गतिविधियों का हतोत्साहित किया जाता है। भ्रष्टाचार एक आम बात हो जाती है, ठीक है। जब बड़े लेवल पे होने लग जाता है तो फिर छोटे लेवल पे होना बड़ा आम बात सी हो जाती है।
अब देखो अगर हम बात करें कि व्यवसाय पर क्या बढ़ता है, तो व्यवसाय करने में आसानी का अभाव होता है। अब आसानी का अभाव कैसे होता है कि भाई हर जगह पैसा खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या आता है, दिक्कत होती है। ठीक है, विदेश निवेशों में कमी होती है। देखो इनके लिए प्रक्रिया थोड़ी क्या होती है, जटिल हो जाती है। विदेश से जो आता है उन्हें नहीं पता होता ना कहाँ का पैसा खिलाना, तो वो क्या काम करते हैं कि वो देखते हैं कि यहाँ पे सरकार में तो बहुत ज़्यादा ये है कि हर किसी को घूस खिलाते रहो, तो वो भी निवेश क्या कहते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, विकास का अभाव हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें होती है तो विकास का अभाव तो अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो बात करें कि लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखो लाल फीताशाही का तात्पर्य चरम नौकरशाही प्रक्रियाओं, जटिल नियमों और प्रशासनिक विलंब से। ठीक है, जो प्रशासनिक विलंब होता है या जटिल नियम बना दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म आए थे ना, तो हमने क्या काम करा था कि सबसे पहले हमने यही करा था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हमने क्या किया था, जो जटिल चीज़ें थी यानी कि जो भी हमारा लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी उसको मतलब ईजी बनाया था कि सब कुछ ईजी हो सके ताकि लोग आ सकें बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे जब क्या था, लाल फीताशाही जैसी वो होती है सरकार, तब क्या होता है कि इसमें चरम नौकरशाही होती है, यानी कि जो ज़्यादा आपके क्लोज होगा आप उसी को ही सारे के सारे टेंडर्स दोगे, सारे के सारे काम दोगे। ठीक है, और प्रशासनिक विलंब होता रहेगा बाकियों के लिए। जैसे एक मूवी नहीं आई थी शिवाजी द बॉस, आपने देखा होगा, तो लाइक वैसे ही कुछ होता है, जैसे वो भटक रहा होता है हर जगह पे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही होती है, तो वही होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार का माहौल बन जाता है उसमें। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उनके चाहते होंगे या फिर जो क्या कहते हैं उनके वो होंगे आपके चाटुकार। ठीक है, काले धन और काला बाजारी की व्यापकता होगी। ठीक है, ऑब्वियस है कि आपके काला धन और काला बाजारी की व्यापकता हो जाएगी। यह आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की वित्त पोषण करने की सरकार की क्षमता को सीमित करता है। ठीक है, तो ये सारी इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, सीमित कर देता है। ठीक है, एक काला बाजारी का अस्तित्व औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को प्रतिबंध रूप से काम करने वाले अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए भारत ने पहल क्या क्या की थी। तो पहला ये याद करने वाली चीज़ें हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 आई थी। फिर उसके बाद आया था हमारा क्या आता है आपका भारत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। फिर आया था हमारा धन शोधन निवारण, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, फिर उसके बाद विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010। फिर आया था कंपनी अधिनियम 2013, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। फिर केंद्र सतर्कता आयोग बनाया गया था इसके लिए। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस जो आपका है हमारा वो भी बनाया गया था। फिर उसका आता है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, आपका ये आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थी। देखो तो अब देखो इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें क्या क्या है, सिविल सर्विसेज बोर्ड की स्थापना करके सरकार अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण पर अंकुश लगा सकती है। अगर हम क्या कहते हैं क्या करें, एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बना दें इसके लिए भी, तो क्या होगा कि भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा। राजनीतिक लेवल जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज पैसा खाती हैं और ऐसे काम करवाती हैं, उससे फिर थोड़ा सा राहत मिल सकती है। ठीक है, सरकार आई गॉट कर्मयोगी जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में काम कर सकती है। ठीक है, ये जो आई गॉट कर्मयोगी जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, ऐसे भी काम हो सकता है, जो एक सतत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, जहाँ पे क्या होता है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जो ये सहायक सचिव के सचिव स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति देगा। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी सिविल सेवकों को मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर बल देना महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक नैतिकता सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक विभिन्न अंग होना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की सिफारिशों पर आधार सिविल सेवकों के लिए एक व्यापक आचार संहिता सृजन करना है। ठीक है, तो देखो हम अपनी तरफ से भी बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं कि निष्कर्ष में कि हाँ भाई देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें भ्रष्टाचार को कम करना है तो हम क्या कहते हैं कमेटी, ऐसे जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है, ऐसे हम क्या कहते हैं ट्रेनिंग दे सकते हैं सारे के सारे अधिकारियों को कि आप लोग एक बार तो चेक करेंगे ही कि मंथ में कि लोगों को सही से न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी सर्विसेज सही से जा रही है नहीं जा रही है, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। लोगों के बीच में जाके उनके एक जैसे आपका मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आपके माइंड में जो भी आता है आप लोग कमेंट में बताइए मुझे कि क्या आता है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो हाईलाइटेड रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।